नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका कृष्ण मलिक। आज पेश है एक नया वीडियो सेशन लेकर जिसमें हम बताएंगे हाउ टू बी एन आइडल टीचर। आदर्श अध्यापक कैसा हो। वैसे तो हर एक अध्यापक अपनी नज़र में अच्छा ही होता है, बेस्ट ही होता है। मेरा अभिप्राय किसी अध्यापक पर कटाक्ष करने से नहीं है, परंतु जो मेरा पिछले सालों का अनुभव रहा है उस अनुभव के आधार पर एक अध्यापक में कैसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे वह बच्चों का मन भी जीत सके और अच्छे से अच्छे बेहतर परिणाम भी ला सके और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें अपना सुधार में योगदान भी दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का सेशन। और आपसे अनुरोध है कि इस सेशन को पूरा देखें। अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक हो सकती है और एक तरफा सोच को जन्म दे सकती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आदर्श जो अध्यापक है उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। आदर्श मतलब जो बच्चों को रियल में बच्चों के मन पर ऐसी छाप छोड़ सके जिसे बच्चे पढ़ाई करने के बाद भी याद कर सकें। तो ऐसा उसका एक नेचर होना चाहिए, ऐसा उसका स्वभाव होना चाहिए। स्वभाव में खाली ऐसा नहीं आता कि खाली केवल आपका पढ़ाना या केवल आपका पढ़ाने का अंदाज ही स्वभाव में आता है, उसके साथ साथ आपका बच्चे से बात करने का, क्योंकि एक अच्छा टीचर एक अच्छा काउंसलर भी होता है। वह बच्चे के मन पर ऐसी छाप छोड़ देता है कि बच्चा उससे बेफिक्र होकर अपनी सभी बातें शेयर कर सकता है। हो सकता है उसके घर पर आजकल आपको पता ही है कि फैमिली में कितने तनाव चल रहे हैं और बच्चे घर पर तनाव में रहते हैं और किसी से कुछ भी शेयर नहीं कर पाते। वह कोई अपना दोस्त भी ढूंढते हैं तो उनको कई बार ऐसा दोस्त या हमदर्द नहीं मिल पाता जिससे वह अपनी बात शेयर कर सकें। तो यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा कि वह अध्यापक ही उसका एक अच्छा काउंसलर बन सकता है यदि वह उसके मन पर ऐसी छाप छोड़ दे। तो आपने कोशिश करनी है अध्यापक रहते हुए बच्चों के मन पर ऐसी छाप छोड़नी है कि वह आपके साथ रहते हुए बहुत ही दोस्ताना अंदाज में बहुत ही रिलैक्स महसूस करें। वह महसूस करें कि इस अध्यापक को तो मैं अपनी मन की सारी बातें बता सकता हूँ, इस अध्यापक के साथ मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ और मुझे बताने में कोई भी ऐतराज़ नहीं होगा। मैं इस अध्यापक के साथ अपनी सभी बातें शेयर करके बिल्कुल ही हल्का अनुभव करूँगा या करूँगी। तो आपने इस बात का ध्यान अवश्य रखना है, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ तीसरी या चौथी कक्षा का बच्चा भी यदि उसको माता पिता बुलाते हैं तो कहते हैं अभी मैं नहीं आ सकता, मैं टेंशन में हूँ। तो यानी कि सोच का असर, मनोवैज्ञानिक असर इतना हो चुका है, टीवी की बीमारी इतनी बच्चों में घर कर चुकी है कि टीवी को देखकर बच्चे सभी चीज़ें कॉपी करने लग गए हैं और उनके मन पर यह बात आ चुकी है कि टेंशन नाम की भी कोई बीमारी होती है और तनाव भी कोई होता है। किसी व्यक्ति को टेंशन भी होती है। तो टेंशन जब हमें होती है तो हमें अकेला भी रहना पड़ता है, तो हमें ऐसा भी बोलना पड़ता है अपने पेरेंट्स को कि मुझे अकेला छोड़ दो। छोटे छोटे बच्चे ऐसा सोचते हैं। तो बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सोच समझकर, बड़ी ही अच्छे ढंग से रणनीति बनाकर आपको अध्यापन करना है। बहुत ही सोच विचार करके, बहुत ही अच्छे टेक्निक बनाकर बच्चों के सामने आना है जिससे आप उनके सामने एक आदर्श प्रस्तुत कर सकें। उसके बाद आता है आपका जो व्यवहार है आपके स्टाफ मेंबर्स के प्रति बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। होता क्या है कि कुछ स्टाफ मेंबर, देखिए आप एक मेरी बात को समझिए कि पांचों उंगलियां जब हमारी हाथ की बराबर नहीं हो सकती तो हम ये कैसे मान लें कि सभी स्टाफ के सदस्य हैं वो हमारे ही नेचर के हों, सभी स्टाफ के सदस्य हमारे जैसा ही क्रिएटिव हों। कुछ हमारे से अधिक क्रिएटिव भी हो सकते हैं, कुछ हमारे से कम भी हो सकते हैं। तो हमने उसको आंकना नहीं है कि जो कम वाला क्रिएटिव है तो वो कम क्यों है और जो अधिक वाला है मुझसे अधिक क्यों है। यदि वो अधिक वाला है तो आपने उसको उसकी जो टेक्निक्स हैं वो चुरानी है, जो कम वाला है आपने उसको मोटिवेट करके उठाना है। मैं बहुत से अध्यापकों की फेसबुक या व्हाट्सएप पर पोस्ट देखता हूँ तो यह बताते हैं वो मेरे द्वारा किया गया कार्य है, यह मैंने किया, मुझे यह अवार्ड मिला, मैंने यह प्राप्त किया। तो कृपया करके इस चीज़ को बताने की बजाय ना आप ऐसा कहें कि हमारे स्टाफ सदस्यों के सहयोग से मुझे यह अवसर मिला कि मैं इस अवार्ड को प्राप्त कर सकूं। यह सभी स्टाफ सदस्यों का योगदान है। आप अपने प्रधानाचार्य के योगदान को भी बताइए जिनकी वजह से आप कंफर्टेबल वातावरण में रह पा रहे हैं। और आप सभी को यदि साथ लेकर चलेंगे तो सभी उससे मोटिवेट भी होंगे और आपका भी साथ देंगे। क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि दूसरों
के साथ काम करवाने की अपेक्षा करने के लिए सबसे पहले दूसरों के हमें काम आना पड़ता है। यदि आप दूसरों की मदद करेंगे, यदि आप अपने स्टाफ सदस्यों की मदद करेंगे, उनके किसी काम में उनके काम आएंगे। मान लीजिए आपके अंदर कोई हुनर है कंप्यूटर चलाने का या पेंटिंग का या ड्राइंग का, या आपको बच्चों को मोटिवेट करने का एक हुनर है, तो मान लो किसी अध्यापक को बच्चों को मोटिवेट या हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप उस अध्यापक की जाकर सहायता कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि उस अध्यापक को मनोबल भी बढ़ेगा और उस अध्यापक को आपसे टेक्निक चुराने को भी मिलेगी। तो सभी के साथ सम्मानजनक तरीके से रहें। ऐसा नहीं है कि इधर की बात आप उधर करेंगे, उससे क्या होगा कि आज नहीं तो कल आपकी जो की हुई बदनामी है, किसी अध्यापक के प्रति किया हुआ रोष प्रकट किया हुआ है, वो कभी ना कभी सामने आएगा और वह रोष एक बहुत लंबी रंजिश का कारण बन जाता है। तो सभी अध्यापकों ने यह बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपने किसी भी स्टाफ सदस्य से मन में कभी भी रंजिश नहीं रखनी, कभी भी रोष प्रकट नहीं करना कि उसको यह अवसर क्यों मिल गया, मुझे नहीं मिला, मैं इसके लायक था या मैं इसके लायक थी, मुझे नहीं मिला। ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले आत्मसंतुष्ट खुद होना सीखें ना। यदि आप खुद ही स्वयं ही आत्मसंतुष्ट नहीं है तो आप बच्चों को कैसे आत्मसंतुष्ट रहना सिखाएंगे, उनको कैसे सिखाएंगे कि आप अपने लेवल पर आत्मसंतुष्ट होना सीखिए। सबसे पहले तो आपका संतोष, खुद का संतोष होना बहुत ज़रूरी है ना। तो सबसे पहले आपको आत्मसंतुष्ट होना चाहिए कि जैसा भी है, जैसी भी पोजीशन है, जैसा भी मैं कार्य कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बहुत अपनी तरफ से बेहतर कर रही हूँ, तो जितना भी मुझे अवसर मिला है मैं उसका पूरा लाभ ले रहा हूँ। यदि कोई बाई चांस हो सकता है कि आप किसी अवसर के लायक थे और आपको वो अवसर नहीं मिला, आपके किसी अन्य साथी को मिल गया, तो आपने ये इस बात को पॉजिटिव लेना है। चलो अच्छा हुआ, नाम मेरा नहीं हो रहा, चलो अच्छा हुआ, मैं ना सही, मेरे ही विद्यालय का एक टीचर और मेरे ही विद्यालय की कोई अध्यापिका कि चलो उसने यह अवार्ड जीता, उसको यह सम्मान मिला। हालांकि देखा जाए वह तो आपके लिए भी गर्व की बात है, क्योंकि आपके विद्यालय का यदि मान सम्मान बढ़ेगा तो अल्टीमेटली आपका भी मान बढ़ेगा। क्योंकि अच्छे विद्यालय में आप काम कर रहे हैं तो लोग कहेंगे आप कौन से विद्यालय में पढ़ाते हैं, मैं उस फलाने विद्यालय में पढ़ाती हूँ या पढ़ाता हूँ, तो कहेंगे वाह, उस विद्यालय के बारे में तो हमने बहुत चर्चा सुनी है। और यदि आपसे पूछेंगे कि आप किस विद्यालय में पढ़ाते हैं, उस विद्यालय के बारे में तो बहुत सुना है कि उस विद्यालय में कोई सर्विस ही नहीं है, उस विद्यालय में तो कुछ ऐसा वैसा नहीं है। तो आपके विद्यालय का मान सम्मान घटना और आपके विद्यालय के मान सम्मान बढ़ना दोनों ही आपको प्रभावित करते हैं और दोनों का ही प्रभाव आप पर पड़ता है, क्योंकि आप उस विद्यालय का एक अंग हैं, आपका वो परिवार है। जैसे हम अपने एक मंदिर होता है, मंदिर में हम जाते हैं, जब कोई भावना लेकर जाते हैं, तो ऐसे ही हम विद्यालय में भी जाएं, मंदिर रूपी एक भावना लेके जाएं कि हमने बराबर रूप से सहयोग करना है। उसके बाद हमारी बातचीत आगे आती है कि आप पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आप किसी अवार्ड के लिए कार्य कर ही नहीं रहे। अवार्ड आपको कार्य का मिले चाहे ना मिले, आपने अपने मन की शांति के लिए काम करना है। अध्यापक एक ऐसी आत्मा है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने मन की खुशी के लिए और समाज की सेवा के लिए सदैव समर्पित रहता है। उसको किसी अवार्ड की ज़रूरत नहीं। अवार्ड देना ना देना वो उस खुदा की मर्जी है। यदि आपको अवार्ड मिलेगा तो संस्था द्वारा प्रोत्साहित किया जाना, कि संस्था से प्रोत्साहन मिलना, कह सकते हैं कि आपकी ऊर्जा को दुगना करेगा, आपकी ऊर्जा को सदैव बढ़ाएगा। परंतु आपने सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। ऐसा नहीं सोचना कि मुझे कोई सम्मानित करेगा या मेरे काम को विद्यालय में सराहा जाएगा। यदि आपको विद्यालय में भी आपके काम की सराहना नहीं मिलती, लेकिन आपका मन तो उस काम की सराहना करता है ना कि आपने एक अच्छा काम किया, तो अपने मन की खुशी के लिए काम कीजिए। क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है, तो आप किस किस को सुखी करते फिरेंगे। तो आप दुनिया की परवाह मत कीजिए। सिंपल, स्पष्ट, साफ शब्दों में आपको बता रहा हूँ कि अपने मन की खुशी के लिए काम कीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं, कुछ विद्यालय में जब मेरा जाना होता है तो मुझसे अक्सर लोग चर्चा करते हैं कि सर कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो हम विद्यालय में बच्चों को कराएं, और एक आदर्श अध्यापक, एक रियल टीचर को कौन कौन सी टेक्निक, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ बच्चों को करवानी चाहिए। तो सबसे पहली टेक्निक है आपकी कि आपने जो एक सिंपल टीचर है और एक आइडियल टीचर है, उसमें यही फ़र्क होता है कि आइडियल टीचर विभिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ से बच्चों को मनोरंजन करता है। और मनोरंजन करते समय बच्चे को, विद्यालय में बच्चे को यह पता ही नहीं लग पाता कि कब अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर गया। अब उसमें कौन कौन सी गतिविधियाँ आती हैं। आप मान लीजिए आपने किसी बच्चे को शेप्स के बारे में करवाना है, तो आप बच्चों का नेम रख दीजिए। एक का नाम वर्ग, एक का नाम आयत, एक का नाम समांतर चतुर्भुज, एक का नाम पैरेललोग्राम। जैसे आप इंग्लिश में भी करवा सकते हैं, उसी को हिंदी में भी करवा सकते हैं। तो सभी का नाम रख के आप सभी को पुकार सकते हैं। जैसे कि कह दीजिए आप, मैंने अटेंडेंस लेनी है। हाँ जी, समांतर चतुर्भुज, यस सर। हाँ जी, त्रिभुज,
यस समबाहु त्रिभुज, यस। तो उससे क्या होगा कि उनको पता लग जाएगा कि मैं समबाहु त्रिभुज हूँ, मैं समांतर चतुर्भुज हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही उनका इंट्रोडक्शन लेना सीख सकते हैं कि मैं हूँ समांतर चतुर्भुज, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ, मेरी 3 भुजाएं होती हैं, मेरी तीनों भुजाएं समान होती हैं, मेरी 3 बहनें अन्य हैं। समकोण त्रिभुज, जैसे समबाहु त्रिभुज है तो उसकी 3 बहनें हैं, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो ऐसे ही चतुर्भुज हूँ मैं, मेरी 4 बहनें हैं, समांतर चतुर्भुज, समलंब और समचतुर्भुज और वर्ग या आयत में से। तो इस तरह से आप एक फनी तरीके से बच्चे को पढ़ा सकते हैं। ये मेरे खुद का डेवलप किया हुआ तरीका है। तो शायद अब आप जब वीडियो देख रहे हैं तो इसके बाद शायद कोई गणित का अध्यापक इस वीडियो को देखे तो इसे अवश्य करवाएगा और बहुत ही फनी तरीके से होगा। उसके बाद बात करते हैं हम और कौन कौन सी टेक्निक है। आप चार्ट मेकिंग कर सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि जिस कक्षा रूम के अंदर या जिस कक्ष के अंदर कम से कम 15 से 20 चार्ट्स नहीं है, 15 से 20 फ्लेक्सी बैनर्स नहीं है, वह कक्षा रूम लगता ही नहीं है। क्योंकि कक्षा रूम की पहचान ही रही है कि चारों तरफ बच्चे को एक पढ़ाई का, एक स्टडी का, एक ज्ञान का वातावरण ऐसा मिले कि उसके ज्ञान में रुचि बढ़ जाए कि मैंने इसके बारे में और जानना है। तो जो आपका कक्षा का कक्ष है उसमें जो कह सकते हैं कि उसमें जो वो चित्र वगैरह लगे होते हैं या उसमें जो आपने चार्ट्स लगाए हैं वो कुछ इस प्रकार के हों, एजुकेशनल हों, बट उसमें क्यूरियोसिटी जगाने वाले हों कि उसमें अधूरी थोड़ी सी जानकारी आप 99% दीजिए उसमें और 1% ऐसा कुछ लिख दीजिए उसमें कि जिसके बारे में बच्चे और जाने। जैसे कि हमारे विद्यालय में जैसे आप कह सकते हैं कि हमारे उसमें राज्य में कुल 19 जिले हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं। ये तो थे 8 जिले, बाकी 11 के जिले क्या आप जानते हैं? यदि आप जानते हैं तो सोचिए कौन कौन से होंगे। तो उससे क्या होगा, बच्चे के मन पे असर पड़ेगा कि मैं सोच के देखूं कि 11 क्या मुझे पता है। तो मतलब ऐसा है कि आप 90% जानकारी को लिखिए और 10% जानकारी बच्चे की क्यूरियोसिटी जगाने के लिए छोड़ दीजिए। जैसे कहते हैं कि साइंस इज़ द नेम ऑफ एंड हाउ एंड वाई, ऐसे समझ लीजिए कि मैं ये मानता हूँ कि स्टडी इज़ द नेम ऑफ हाउ एंड वाई। ज्ञान एक नाम ही क्यों और किसे क्या है कि किसी चीज़ के बारे में आपको ज्ञान ही तभी होगा जब आप जान पाओगे कि यह क्यों और कैसे काम करती है। जैसे आप मान लीजिए कि आपसे कोई पूछे कि पंखा कैसे काम करता है, कोई बच्चा पूछे पंखा कैसे काम करता है, तो आप उसको बच्चे को पता होना चाहिए कि जो विद्युत का क्षेत्र होता है कि जब हम किसी सुचालक को विद्युत धारा में के क्षेत्र में रखते हैं तो वो सुचालक है वो चुंबक बन जाता है और वो अपने पोल्स बार बार चेंज करता है। जैसे उसके पोल एक बार इधर से नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ हुए तो हमें वो किस प्रकार प्रतीत होता है, घूमता हुआ प्रतीत होता है। तो इस प्रकार के हर एक टेक्निक के, हर एक वस्तु के, हर एक उपकरण के, तो हर एक तर्क के हर एक सिद्धांत होते हैं, हर एक बात का कोई मतलब होता है। यदि उसको बच्चे को तार्किक होना सिखाइए, मतलब बच्चे का तर्क स्पष्ट करना सिखाइए। मैं ये मानता हूँ जैसे गणित का भी विषय है, गणित के विषय में यदि बच्चे का तर्क क्लियर हो जाता है, तर्क स्पष्ट हो जाता है तो वह तमाम उम्र इस बात को नहीं भूल पाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे निकलता है, ये इसमें हम करते क्या है। साधारण ब्याज में यदि उसको पता लग गया कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो वार्षिक दर है वो क्या होती है और जो समय होता है वो क्या होता है और हमें ब्याज कैसे लगता है, उसको ये मत सिखाइए कि P इंटू आर इंटू टी, P गुना आर गुना टी बटे मतलब अपॉन 100 करके आप उसको आपने सीधा साधारण ब्याज में उसको समझाइए कि जैसे हम किसी को पैसे उधार देते हैं तो वो उस उधार के पैसे देने के लिए हमें साल के रूप में कुछ जमा राशि देता है और उस जमा राशि का हमने उसके ऊपर नियत परसेंटेज तय किया हुआ है और उस परसेंटेज को हम एनुअली भी ले सकते हैं, 6 मंथ भी ले सकते हैं, जैसे लिखते हैं। फिर उससे धीरे धीरे बच्चे के तर्क क्लियर होने स्पष्ट होंगे। तो इसी प्रकार से गुना कहाँ करनी है, भाग कहाँ करनी है। जैसे आप देखा होगा बच्चे आजकल बहुत अटकते हैं इसमें, 15 वस्तुओं का मूल्य इतना है, एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करें तो कैसे निकालना है, एक वस्तु का मूल्य इतना है तो 15 का ज्ञात करें कैसे करना है। तो वो आपने उसका तर्क स्पष्ट करना है कि जब हमारे पास एक वस्तु का मूल्य दिया है, हमें उससे अधिक निकालना है वस्तु का, तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। और जब हमारे पास बहुत वस्तुओं का मूल्य दिया है, हमें एक पे आना है, तो उसके लिए हम डिवाइड करते हैं। मतलब कि आपके ये तर्क बच्चे को यदि बच्चे के अंतर मन पर स्पष्ट रूप से छाप छोड़ गए तो आप समझ लीजिए कि बच्चा जीवन भर उसे नहीं भूल पाएगा और वो एक कामयाब इंसान बन के निकलेगा। उसके बाद बात आती है और कौन कौन सी विधियाँ। ऑडियो वीडियो सेशन भी प्रयोग कर सकते हैं। मेरे एक मित्र हैं, उनसे मैंने पूछा कि आप कौन कौन सी टेक्निक का प्रयोग करते हो, तो उसने बताया कि मैं ऑडियो सेशन का भी एक प्रयोग करता हूँ। उसमें क्या करता हूँ कि मैं जो भी बच्चे को लेक्चर देता हूँ वो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ ऑडियो के रूप में, और मैंने एक 150 से 200 रुपीज़ के आसपास का एक स्पीकर रखा हुआ है और उस स्पीकर को मैं अपने मोबाइल या मेरी मेमोरी कार्ड वाली डिवाइस, किसी स्कूल में मोबाइल अलाउड नहीं है, माफ़ कीजिएगा, तो मेमोरी कार्ड के चिप वाला मैंने स्पीकर रखा हुआ, उसमें लगा देता हूँ। और बच्चों का कार्य, मान लीजिए किसी दिन मैंने नोटबुक चेक करनी है, उस दिन मेरे पास बच्चों को पढ़ाने के लिए समय नहीं उपलब्ध हो पा रहा, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे बिल्कुल खाली बैठेंगे, बिना टीचर के बैठेंगे, तो मैं वो ऑडियो चला देता हूँ। उससे बच्चे की वो रिवीजन भी हो जाती है और मैं उस समय में
बच्चे की नोटबुक भी चेक कर बैठता हूँ। तो इस प्रकार से कई टीचर्स को इस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है कि कई बार वह लेक्चर प्रॉपर नहीं ले पाते, बच्चे का काम चेक करना या उनका कोई रिकॉर्ड मेंटेन करना। तो उस वक्त आप ऑडियो सेशन का सहारा ले सकते हैं, जिससे बच्चे को ये लगे ही ना कि मेरे पास तो कोई अध्यापक ही नहीं है और मैं कैसे पढ़ पाऊंगा, ना ही वे कोई शरारत करें, बिल्कुल एंगेज्ड रहेंगे काम के ऊपर। तो इस तरह की ऑडियो एक्टिविटी, ऐसे ही आप किसी वीडियो एक्टिविटी का सहारा ले सकते हैं। बच्चे को कोई फिल्म दिखा सकते हैं, उससे उसको क्या शिक्षा मिलती है, ये प्राइमरी लेवल पर सिखा सकते हैं। ऐसे ही आप अपने प्राइमरी लेवल्स पे आपको पता होगा आपकी कहानियां हैं, जो राइम्स वगैरह हैं, उसकी वीडियोस आपको नेट पे उपलब्ध है। आजकल यूट्यूब सबसे बड़ा माध्यम है। आप अपना प्रोजेक्टर अरेंज कर सकते हैं, आपके विद्यालय में है तो चलो अलग बात है। यदि आपके विद्यालय में प्रोजेक्टर नहीं है तो आप अपने लेवल पे भी नहीं ले सकते, तो आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप उसको मोबाइल में, लैपटॉप में भी दिखा सकते हैं, तो कंप्यूटर में भी दिखा सकते हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा की यदि हम बात करें तो हरियाणा के कई सरकारी स्कूल्स में स्मार्ट वर्चुअल क्लासरूम भी उपलब्ध है। उसमें टच बोर्ड पैनल के द्वारा बच्चे को पढ़ाया जाता है और टच बोर्ड पैनल के द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग के द्वारा डाइट्स हैं जो हमारे बने हुए हैं कंट्रोल रूम, वहाँ से ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बच्चे को अलग अलग स्कूलों में सेम लेक्चर डिलीवर किया जाता है। उसमें एक्सपर्ट्स आते हैं और डाइट में लेक्चर डिलीवर करते हैं। यह हरियाणा सरकार का बहुत ही अद्भुत प्रयास है। ईयरनेट के नाम से एक कंपनी है, तो उसके साथ हरियाणा का सरकार का टाई अप हुआ है और स्मार्ट वर्चुअल क्लासरूम बनाए गए हैं। उसमें टच बोर्ड पैनल के द्वारा बच्चे वर्चुअली बोर्ड पर कार्य करते हैं और बच्चों को बहुत ही आनंद मिलता है और उससे बच्चों का इंटरेस्ट बनता है। और उसमें जो हमारे कन्वेंशनल पारंपरिक ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड है, उसके द्वारा उनकी कोई जरूरत नहीं महसूस होती। उसके बाद आपको एक बहुत ही ध्यान रखने लायक बात बता रहा हूँ कि सभी विद्यालयों में सभी अध्यापक सुनिश्चित करें कि आज की तारीख में मैं ये मानता हूँ कि ग्रीन बोर्ड होने बिल्कुल ही कंपलसरी हैं। यदि किसी अध्यापक को लगता है कि मेरे विद्यालय में ग्रीन बोर्ड नहीं है, तो उसका यह फर्ज बनता है कि वह प्रधानाचार्य के पास जाए और उनको बताए कि जो ब्लैक बोर्ड है वो ऑर्डिनरी मेथड हो चुका है, उसकी विजिबिलिटी आज की डेट में प्रॉपर नहीं होती और ग्रीन बोर्ड आज की टेक्नोलॉजी पर पूरे फिट बैठते हैं और डस्टलेस होते हैं, उसमें पूरी तरह से क्लैरिटी दिखाई देती है। और मैं आपको यकीन मानिए आपको बताऊंगा कि 30 से 40% हमारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आता, परंतु वो आपके डर के कारण आपको कह नहीं पाते कि मुझे टीचर से डांट पड़ेगी। तो आपने यह सुनिश्चित करना है कि प्रधानाचार्य से रिक्वेस्ट करें। यदि आप नहीं कर पाते तो आप अपनी पॉकेट मनी से ले सकते हैं। मैं ये मानता हूँ 500 से 800 से 1000 रुपये की रेंज के भीतर यह आपको ग्रीन बोर्ड उपलब्ध हो जाएगा और आप इसे लगाकर गौरवान्वित महसूस करेंगे कि यह मेरे द्वारा लगाया गया है और अपने मन की खुशी के लिए काम कीजिए। ये मत सोचिए कि आपको ग्रीन बोर्ड के कारण भी कोई अवार्ड मिलेगा, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, यह एक एग्जाम्पल था। उसके बाद हम बात करते हैं चार्ट मेकिंग हो गया, आपका एंड सेशन ऑडियो वीडियो सेशन हो गया। उसके बाद आता है मेन फंडा है प्रेजेंटेशन का। यदि आप किसी भी काम को अच्छे रूप में पेश करते हैं ना, तो वह काम एक बहुत ही बड़े लेवल का बन जाता है और काम बहुत बेहद छोटा होता है, पर आपके पेश करने के तरीके से वो बहुत बड़ा बन जाता है। मैं बच्चों को कई बार एग्जांपल देता हूँ कि जैसे बच्चे बार्बर की शॉप होती है, नाई की दुकान होती है, लेकिन उसको पेश करने का तरीका यदि बदल जाए और उस पेश करने के तरीके में क्या हो जाता है कि वो बन जाता है एक सैलून। और सैलून का एक अपना एक पर्सनल स्टेटस है, बट नाई का कोई अपना पर्सनल स्टेटस उतना नहीं हो पाता। परंतु ये क्या बात ध्यान दीजिए कि दोनों में वो बाल कैंची से ही काटता है, ऐसा नहीं है कि वह सैलून में कुल्हाड़ी से बाल काटता है, माफ कीजिएगा, एग्जांपल था ये भी। तो उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे चाय का एग्जांपल ले सकते हैं हम। चाय की एक दुकान है, नॉर्मल है, किसी ने उसको अच्छे ढंग से पेश किया। ऐसा नहीं है कि बच्चे का आप मन परिवर्तित कीजिए, जो 9 से 12 क्लास के बच्चे, उनको बार बार एहसास कराइए कि बच्चे पढ़ना लिखना तो जरूरी है, परंतु अपनी सोच का बड़ा होना भी ज़रूरी है। आप किसी भी काम को सीखिए, ऐसा नहीं है कि पढ़ा लिखा बच्चा छोटा काम नहीं कर सकता। मैं ये मानता हूँ कि पढ़ा लिखा बच्चा छोटे काम को बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है। जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं कि चाय की दुकान बता रहा था मैं आपको, चाय की दुकान है, जो नॉर्मल चाय की दुकान है वो एक चाय की दुकान रहेगी, परंतु यदि उसको अच्छे ढंग से पेश किया जाए तो एक टी कैफे का रूप धारण कर लेता है। वो एक पढ़े लिखे बच्चे की सोच की निशानी है। उसके बाद बात करते हैं, जैसे एक साधारण मीट की दुकान है, वहाँ पर भी मांस वगैरह बिकता है, और जो एक KFC का आपने सुना होगा, KFC के बारे में बताते हैं, तो वहाँ पर भी मांस बिकता है, परंतु दोनों के उसमें अंतर क्या है, उसका एक पेश करने का तरीका है, उसका एक स्टैंडर्ड है। तो पढ़ा लिखा बच्चा इस प्रकार की सोच को बनाए कि मैंने हर काम तो करना है, कोई भी काम कर सकता हूँ, मैं छोटा काम भी कर सकता हूँ, परंतु मैं उसको अच्छे ढंग से करूँगा। यह एक आदर्श अध्यापक की जिम्मेवारी बनती है कि वह उस बच्चे के अंदर उस सोच को विकसित करे। केवल पढ़ाना ही उसका फर्ज नहीं है, बल्कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, मेंटली डेवलपमेंट, उसकी सोच को बड़ा करना उसका फर्ज बनता है। मेरे दिमाग में एक और बात आई है कि आपने बच्चे को जो मॉरल एजुकेशन देनी है वो तो चलो देनी ही है, और उसके साथ उसका ओवरऑल मेंटली डेवलपमेंट भी करना है, और उसके साथ साथ आपने सुनिश्चित करनी है ये बात
कि आपने विद्यालय में गुम होकर नहीं रहना। बहुत से अध्यापकों को मैं ये देखता हूँ कि वह आदर्श तो चलो बनने की कोशिश करते हैं, जितना उनकी सोच उनको मोटिवेट करती है। हर एक विद्यालय में हर एक अध्यापक अलग अलग सोच के हिसाब से होता है। हम सभी को, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, तो हर एक की अपनी अपनी सोच है, हर एक के अपने प्रोत्साहन का स्तर होता है। तो चलो हम किसी को किसी बात के लिए दोषारोपण नहीं करेंगे, परंतु मैं ये कहना चाहूँगा कि आप विद्यालय में कभी भी कोई गतिविधि होती है, कभी भी कोई फंक्शन होता है, कभी भी कोई आपके समारोह होता है, उसमें आप गुमसुम ना रहिए। कुछ अध्यापक मैं देखता हूँ विद्यालय में बिल्कुल गुमसुम रहकर एक कॉर्नर में बैठ जाते हैं कि चलो हम तो देखने के लिए। नहीं, मैं मानता हूँ कि आप विद्यालय में आनंद लीजिए, परंतु कभी कभार आप बीच बीच में कोई जिम्मेवारी भी लीजिए। इससे आपकी भी ओवरऑल डेवलपमेंट होगी, क्योंकि केवल पढ़ाता ही नहीं है अध्यापक, बल्कि जीवन जीने के गुर भी सिखलाता। तो आप जीवन जीने के गुर तभी सिखला पाएंगे जब आप जीवन जीने के अलग अलग ढंगों को देख पाएंगे। तो आप विद्यालय के जो विभिन्न अंग होते हैं, आपको जिम्मेवारी संभाल लीजिए। जैसे कोई प्रोग्राम होता है, समारोह होता है, उसमें आप मंच संचालन का संभाल लीजिए, बच्चों के अनुशासन का संभाल लीजिए, बच्चों की ड्रेस मेकिंग का संभाल लीजिए, बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम को संभाल लीजिए, जलपान के कार्यक्रम को संभाल लीजिए और वेलकम करने के लिए संभाल लीजिए। तो कई कार्य विद्यालय में होते हैं जिसके लिए प्रधानाचार्य और अन्य स्टाफ सदस्य जो उस समय काम कर रहे होते हैं, उनको एक सहारे की जरूरत होती है। उससे आप उनका सहारा तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ में एक विद्यालय में पारिवारिक माहौल भी उत्पन्न होगा और सभी में उत्साह भी बढ़ेगा और आप सबकी एक दूसरे की ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो पाएगी। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि कभी भी ये मत सोचिए कि वह तो उस अध्यापक को मिला हुआ है, उस चीज़ का चार्ज उस अध्यापक के पास है, उस फलाना काम उस अध्यापक को ही करना है। ऐसा नहीं है, आप भी कर सकते हैं। यदि आपको गलती से मिल गया तो आपने ये नहीं कहना कि मुझे तो इसके बारे में नहीं पता, मैं तो नहीं इसके बारे में जानती, या मैं तो नहीं इसके बारे में। तो नहीं जानते क्या हुआ, आप जान लीजिए। सीखने में कौन सा उम्र निकल गई आपकी। यदि आप अध्यापक हैं, इसका मतलब आपको आप अध्यापक बन के हैं, तो आप लर्निंग एटीट्यूड तो आपका होना चाहिए ना। तो उसके बाद बात करते हैं कि एक अध्यापक को प्रतिदिन घर पर जाकर अपने विषय से संबंधित 1 घंटा शोध जरूर करना चाहिए। क्योंकि जब आप पढ़े थे उस समय पढ़ाई का स्तर कुछ और था, पढ़ाने का तरीका कुछ और था, नॉलेज कुछ और थी। आपको अपनी नॉलेज को रिवाइज भी करना है, अपडेट भी करना है और नए नए तरीकों को भी सीखना है और जो ट्रेंड में चल रहा है उसको भी देखना है। जैसे मान लीजिए आप हिंदी के अध्यापक हैं, तो ऐसा नहीं है हिंदी की चलो व्याकरण मान लेते हैं कि नहीं बदली, परंतु हिंदी में मानक हिंदी में कुछ लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, उसको भी आपने धीरे धीरे यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सीखते रहना है। और साथ साथ आपने एक कार्य जरूर करना है कि हिंदी में जो नए कवि आ रहे हैं, नए लेटेस्ट कवि हैं, नई उनकी कविताएं हैं, उनके बारे में भी आपने साथ साथ नॉलेज रखनी है कि कौन कौन से कवि आजकल प्रचलन में हैं और किन की कविताएं इतनी प्रचलित है, ताकि आप बच्चे को उस पढ़ाई के माध्यम से एक्स्ट्रा भी सिखा सकें, जिससे उस बच्चे की आपके सब्जेक्ट के प्रति रुचि बढ़े। ऐसे अंग्रेजी माध्यम है, अंग्रेजी के नए वर्ड्स वोकैबुलरी सीखनी है, उसको प्रोनाउंसिएशन करने का मेथड या जो नए वर्ड प्रचलन में है, नया तरीका है, कुछ भी अंग्रेजी में सुधार होता है तो आपने सीखना है और अपनी वोकैब बढ़ाते रहना है। क्योंकि जब आप पढ़े थे तब कुछ और वक्त था और जब आप पढ़ा रहे हैं कुछ और वक्त है। 10 से 20 सालों में वक्त का परिवर्तन भी आया है और पढ़ाने के तरीकों में भी परिवर्तन आया है। उसके बाद बात करते हैं, आपने सभी गतिविधियों में भाग लेना है और भविष्य में आने वाले सभी टीचर से अनुरोध है कि वह इस सोच के साथ आएँ कि यदि आप समर्पित होने की भावना से अध्यापन में आना चाहते हैं तो आइए। कृपया ये मत सोचिए कि आराम की जॉब है कि 4 घंटे काम करना है, 5 घंटे काम करना, आधा दिन अपनी फैमिली को टाइम दिया जाता है। तो इस सोच के हिसाब से आप आने वाले समय में नहीं चल पाएंगे, क्योंकि आने वाला समय स्मार्ट स्टडी का है, नॉर्मल स्टडी का नहीं है। आने वाले समय में सभी अध्यापकों को कंप्यूटर की नॉलेज होगी। वह जो ऑर्डिनरी मेथड के साथ साथ अपने नए टेक्नोलॉजिकल मेथड से भी पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। मैं तो ये मानता हूँ आज की तारीख में 60 से लेकर 70% अध्यापकों को कंप्यूटर की नॉलेज है, लेकिन वो कह सकते हैं कि उनमें थोड़े उत्साह की कमी है, उनको पुशअप करने की ज़रूरत है। वह सीख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन सभी के पास है। जो अध्यापक मैं ये मानता हूँ कि एंड्रॉयड फ़ोन चला सकता है, वह कंप्यूटर तो आसानी से चला सकता है, परंतु बात है लगन की, बात है अंतरात्मा से आवाज़ की कि मैं कुछ नया करूँ। ये मत सोचिए कि मैं ये क्यों करूँ, ये सोचिए क्यों ना मैं ही करूँ। तो क्यों ना मैं करूं और मैं क्यों करूं, इसमें बहुत अंतर है। इस सोच को आप बढ़ाइए और यही आपको सोच आगे जाकर आदर्श अध्यापक के शिखर पर ले जाएगी और बच्चों के मन पर आप एक डीप टच दे पाएंगे। सबसे बड़ी बात आती है कि आपको वर्ड देना चाहूँगा मैं आदर्श अध्यापक के लिए, जो बच्चों के मन पर एक डीप टच लगा जाए, डीप टच दे जाए बच्चों को, मन को, तो उसको मैं कहूँगा कि आदर्श अध्यापक हैं। तो क्या आप डीप टच दे पा रहे हैं? क्या आप आदर्श अध्यापक के रूप में इस तरह की सेवाएं बच्चों को दे पा रहे हैं? यह थी मेरी डेफिनेशन। आपकी क्या डेफिनेशन है मुझे वीडियो में कमेंट करें और आपकी डेफिनेशन पर भी एक शोध किया जाएगा और आपके तर्क के हिसाब से भी उन वीडियो को उन टॉपिक्स में सम्मिलित किया जाएगा। और आगे की वीडियो में मैं
आपको बताऊंगा कि इसके अलावा होम टीचिंग की क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं और क्या क्या सम्मिलित कर सकती हैं, परंतु आपने आदर्श अध्यापक बनने का प्रयास करना है और अपने अंदर अपने भीतर इस तरह की भावना लेनी है कि मैं जो काम मुझे दिया गया है यह एक समर्पण का काम है, इसमें तेरा मेरा कुछ नहीं है, इसमें मैं ये क्यों करूं, मुझे यह नहीं करना चाहिए, यह बिल्कुल नहीं सोचना है। आपने कहना है कि क्यों ना मैं करूं। जैसे आप मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाते जब कोई सत्संग होता है आप अपने आप कहने लग जाते हैं कि मैं ये जिम्मेदारी लूँ, मैं बर्तन साफ करूँगा। आपके सत्संग में जब भोज आदि की व्यवस्था होती है, मैं सत्संग करूँगा, सत्संग में यह सेवा करूँगा, मैं वो कर, तो आप विद्यालय में भी वही सेवा कर सकते हैं। विद्यालय भी एक मंदिर ही है, बस उसका थोड़ा रूप अलग है। वो आपको कह सकते हैं कि भौतिक ज्ञान का मंदिर है, वो आध्यात्मिक ज्ञान का मंदिर है, सिर्फ दोनों में इतना ही अंतर है दोनों मंदिर ही हैं। और बच्चों को समय समय पर आप दूसरा ज्ञान भी देते रहिए, प्रोत्साहित करिए, मोरल ज्ञान देते रहिए। नैतिक शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। कहते हैं कि यदि नैतिक शिक्षा विद्यालय में ना हो तो देखा जाए बच्चा घर पर भी पढ़ सकता है और कोचिंग पर भी पढ़ सकता है, परंतु विद्यालय में आने पर उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। और बच्चों को समय समय पर खिलाते भी रहें, क्योंकि आजकल शारीरिक खेल कूद बहुत कम हो चुके हैं और एक अच्छा अध्यापक बच्चों को खेल भी कराता है, बच्चों का मनोरंजन भी करता है और उनके अंदर वही बात दोबारा दोहरा रहा हूँ कि एक डीप टच भी छोड़ जाता है। तो आपने आज से कोशिश करनी है कि आप विद्यालय में प्रत्येक बच्चे के भीतर मन में डीप टच बना पाए, क्योंकि एक जो अध्यापक होता है वो एक अच्छा काउंसलर भी होता है। उस बच्चा जो उस विद्यालय के विद्यार्थी का जो विद्यालय का बच्चा होता है वह उस अध्यापक के सामने पूरा कंफर्टेबल महसूस करे, पूरा हल्का महसूस करे। वह यह सोचे कि इस अध्यापक को मैं अपने मन की सारी बात बता सकता हूँ, क्योंकि आज का जो तनाव का वक्त है, आजकल बच्चे बहुत तनाव में रहते हैं। तो आप के सामने आकर वो बिल्कुल हल्का महसूस करें, तो आप उसके एक अच्छे काउंसलर भी बने, एक अच्छे मित्र भी बने। बट एक बात याद रखें, इतने भी क्लोज ना हो जाए बच्चे के कि वो बच्चा आपके सिर पर चढ़ जाए और आपको ऊपर हावी हो जाए। तो कला का टेक्निक का प्रयोग याद रखना है। आपने रखना है बी फ्रेंडली बट डोंट बी फ्रैंक। आप उनसे मित्रतापूर्वक तो रहें बट इतने फ्रैंक खुल ना जाए कि वह आपके ही उस्ताद बन जाए। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि अगली बार अगली वीडियो तक या इस वीडियो में आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि क्या आपने विद्यार्थियों के मन पर डीप टच बनाने की कोशिश की। तो यदि आपने विद्यार्थियों के मन पर डीप टच बनाया है तो मेरी नज़र में आप एक आदर्श अध्यापक हैं। तो आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप इस तरह के एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल वीडियोस भविष्य में भी पाना चाहते हैं तो आप एडू हेल्प डेस्क गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। बेल आइकन दबाने से तात्पर्य यह है कि आपको भविष्य में आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन स्वतः ही मिल जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।